अब हम बात करेंगे बच्चों दो प्लेन्स के बीच एंगल के बारे में। वी पीपल आर गोइंग टू टॉक अबाउट एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। बच्चों हमें कोई दो प्लेन्स दे रखे हैं, दो प्लेन्स की इक्वेशंस दे रखी हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इक्वल्स टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इक्वल्स टू 0, where a1 b1 c1 are the direction ratios of normal to the first plane while a2 b2 c2 are the direction ratios of normal to the second plane। और हमें इन दोनों प्लेन्स के बीच एंगल बताना है। बच्चों आपको पहला प्लेन दे रखा है ये, दूसरा प्लेन दे रखा है ये, और ये दोनों प्लेन्स के बीच में जो एंगल बनेगा, इन दोनों के बीच में ये जो एंगल बनकर आपके सामने आ रहा है, इस एंगल को आपको बताना है। यू वांट टू फाइंड आउट द एंगल बिटवीन दीज टू प्लेन्स। भाई एक प्लेन ये है और दूसरा प्लेन ये है, तो इन दोनों प्लेन्स के बीच में एंगल क्या होगा? इन दोनों प्लेन्स के बीच में एंगल वही होगा बच्चों जो इनके नॉर्मल्स के बीच है। भाई पहला वाला प्लेन का नॉर्मल ये रहा, दूसरे वाले प्लेन का नॉर्मल ये रहा, नॉर्मल जो उसके परपेंडिकुलर होता है, और इन दोनों प्लेन्स के बीच में जो एंगल होगा ये बिल्कुल वही होगा जो इनके नॉर्मल्स के बीच है। और ऐसा क्यों वो मैं आपको बताता हूं बच्चों। सपोज कीजिए ये रहा आपका पहला वाला प्लेन जिसकी इक्वेशन है p1 इक्वल टू 0, और ये रहा बच्चों आपके पास में दूसरा वाला प्लेन जिसकी इक्वेशन है p2 इज इक्वल टू 0। भाई पहले प्लेन को मैंने ऐसा लिख दिया, दूसरे प्लेन को मैंने ऐसा लिख दिया, और मुझे इन दोनों प्लेन्स के बीच में एंगल निकालना है। बच्चों आप अगर इसे सामने से देखें तो आपको ये प्लेन नजर आ रहा है, लेकिन अगर साइड से देखेंगे तो ऑब्वियसली आपको ये लाइन नजर आएगी। तो ये रहा आपका पहला वाला प्लेन, ये रहा पहला वाला प्लेन, और ये रहा साहब हमारे पास में दूसरा वाला प्लेन। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा। आई रिपीट बच्चों, ये रहा पहला प्लेन और ये रहा दूसरा प्लेन, और आपको इन दोनों प्लेन्स के बीच ये जो एंगल बन रहा है जिसे मैंने थीटा लिख दिया है, मुझे इसी की गणना करनी है। आई वांट टू फाइंड आउट दिस वैल्यू। हाउ आई कैन डू? मैंने जैसा कहा कि इनके बीच में एंगल वही होगा जो इनके नॉर्मल्स के बीच होगा। ऐसा क्यों, जरा समझने की कोशिश करते हैं। बच्चों ये पहला वाला जो प्लेन था उस पे नॉर्मल ये रहा n1, ये पहले वाले प्लेन पर नॉर्मल, भाई इसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया n1 से, और दूसरा वाला जो प्लेन है बच्चों इस पर जो नॉर्मल होगा उसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया n2 से। ये लीजिए भाई नॉर्मल जो 90 डिग्री का एंगल बनाया तो ये 90 डिग्री का एंगल होगा, ये 90 डिग्री का एंगल होगा। ऑब्वियसली n2 विल बी परपेंडिकुलर टू द p2 while n1 इज द परपेंडिकुलर और नॉर्मल टू द p1। तो ये रहा। अब ये थीटा है, ये 90 है, ये 90 है, और जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये क्वाड्रिलेटरल है, तो ये एंगल अगर थीटा है तो बाकी का कितना बचेगा बच्चों? 180 माइनस थीटा। चारों एंगल्स का सम 360 डिग्री होगा। ये थीटा है, ये 90 है, ये 90 है, तो ये 180 माइनस थीटा होना लाजमी है। और अगर ये 180 माइनस थीटा है तो ऑब्वियसली ये कितना होगा बच्चों? थीटा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं एक लाइन पर पूरा एंगल होता है बच्चों 180 डिग्री का, या यूं कहा जाए कि एक सेमी सर्कल जो होता है वो 180 डिग्री यानी कि पाई रेडियन एंगल बनाता है। तो अब अगर उसमें से ये 180 माइनस थीटा है और पूरा एंगल 180 का है जिसमें से ये 180 माइनस थीटा, तो ले देखिए ये कितना आएगा बच्चों? थीटा। सो यू कैन सी व्हाट इज द एंगल बिटवीन दीज टू प्लेन्स इज द एंगल बिटवीन नॉर्मल्स टू दीज प्लेन। भाई n1 और n2 अगर दोनों प्लेन्स के बीच में एंगल थीटा है तो n1 और n2 के बीच में भी एंगल थीटा होगा। आप थीटा बोल दीजिए या 180 माइनस थीटा बोल दीजिए, बात एक ही है। बिल्कुल वैसे यहां पर भी कह सकते हैं कि ये p1 है, ये p2 है, अगर इनके बीच में एक एंगल थीटा है तो दूसरा एंगल भैया 180 माइनस थीटा भी लिखा जा सकता है। भाई ये रहा P2 और ये रहा P1, तो इनके बीच में अगर ये एंगल थीटा है तो ये 180 माइनस थीटा होगा। क्यों? क्योंकि सेमी सर्कल पे पूरा एंगल था साहब 180 डिग्री का, जिसमें से ये थीटा चला गया तो बाकी कितना बचा? 180 माइनस थीटा। सो यू कैन सी व्हाट इज द एंगल बिटवीन दीज टू प्लेन्स इज द एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल्स। इनके अभिलंबों के बीच में जो कोण होगा वही उन दोनों समतलों के बीच में भी कोण होगा। सो वन थिंग वी कैन राइट डाउन और वी शुड राइट एक्चुअली इन आवर कॉपी दैट एंगल बिटवीन टू प्लेन्स इज द एंगल बिटवीन नॉर्मल्स टू देम। दोनों के अभिलंबों के बीच जो कोण होगा वही दोनों प्लेन्स के बीच में एंगल होगा। और जहां तक पहले वाले प्लेन के नॉर्मल के डीआरएस का सवाल है बच्चों तो वो है A1, B1 और C1, और दूसरे प्लेन के नॉर्मल के जो डीआरएस है बच्चों वो है A2, B2, C2, और इनके बीच में एंगल अगर मैंने थीटा सपोज किया तो ये भी थीटा आया। तो हम जानते हैं बच्चों अगर आपके पास में कोई भी दो लाइंस है जिनके डीआरएस आपके पास में है A1, B1, C1 और A2, B2, C2, तो उनके बीच में एंगल का फार्मूला क्या होता है हमारे पास में? वो होता है साहब A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन अंडर द रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर। और क्या? और होगा ये A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। So this is what angle between these two planes. If the angle between these two planes is theta, then
दैट विल बी गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन। ये आपके पास में आ जाएगा बच्चों। और इसके हमारे पास में दो अलग अलग केसेस बनेंगे। पहला केस, अगर थीटा की वैल्यू कितनी है बच्चों, 0, थीटा की वैल्यू 0 है, अर्थात ये दोनों प्लेन्स एक दूसरे के पैरेलल हैं। भाई अगर थीटा की वैल्यू 0 है, मतलब कि ये पहला वाला प्लेन और ये दूसरा वाला प्लेन अगर ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, समानांतर हैं, तो उस स्थिति में क्या होगा, उस स्थिति में बच्चों A1 रेशो B1 रेशो C1 होगा किसके इक्वल, A2 रेशो B2 रेशो C2, या यूं कहा जाए कि A1 रेशो A2 इज इक्वल्स टू B1 रेशो B2 इज इक्वल्स टू C1 रेशो C2। अगर दोनों प्लेन्स एक दूसरे के पैरेलल हैं, अगर दोनों प्लेन्स एक दूसरे के समानांतर हैं, तो A1 B1 C1 का रेशो वही होगा जो A2 B2 C2 का है, या यूं कहा जाए कि A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इक्वल्स टू C1 अपॉन C2 होगा। सो मैं यूं कह सकता हूं कि दोनों पर जो नॉर्मल है, भाई पहले प्लेन पर नॉर्मल का डीआरएस क्या है, A1 B1 C1, और दूसरे प्लेन पर नॉर्मल का डीआरएस क्या है, A2 B2 C2, तो उनका रेशो देख लीजिए वो वही है, दोनों के रेशो सेम है। ऑब्वियसली अगर ये दोनों प्लेन्स एक दूसरे के पैरेलल हैं, अगर ये दोनों प्लेन्स एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो इन पर एक ही नॉर्मल आएगा। भाई ये दोनों प्लेन्स हैं, ये दोनों प्लेन्स हैं जैसे कि आप देख रहे हैं, तो अगर दोनों प्लेन्स एक दूसरे के पैरेलल हैं तो इन पर जो नॉर्मल होगा वो सेम होगा। जो नॉर्मल पहले प्लेन पर होगा वही नॉर्मल दूसरे प्लेन पर होगा, मैं यूं भी कह सकता हूं। तो जब अगर दोनों नॉर्मल सेम हैं, या तो फिर ऑब्वियसली उनके डायरेक्शन रेशोज भी सेम होंगे, या यूं कहा जाए कि डायरेक्शन रेशोज का रेशो सेम होगा। तो ये कब की कंडीशन, जब दोनों प्लेन्स एक दूसरे के पैरेलल हैं, दोनों प्लेन्स एक दूसरे के पैरेलल हैं। मैं इसको दूसरी भाषा में यह भी कह सकता हूं कि अगर कोई प्लेन आपके पास में है ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल्स टू 0, तो इसके पैरेलल प्लेन की इक्वेशन क्या होगी बच्चों, ax प्लस by प्लस cz प्लस लेमडा इक्वल्स टू 0, या यूं कहा जाए कि d डैश इक्वल्स टू 0। क्यों, क्योंकि दो प्लेन्स जब एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, समानांतर होते हैं, तो उनके डायरेक्शन रेशोज सेम रेशो में होते हैं। व्हाट इज द रेशो ऑफ A1 B1 C1 इज द रेशो ऑफ A2 B2 C2। A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। तो देखिए A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। अगर किसी चीज में फेरबदल होगा तो वो केवल और केवल उनके जो कांस्टेंट टर्म्स होंगे उन्हीं में होगा। होप आपको ये बात भेजे में आ गई होगी, समझ में आ चुकी होगी, नोट डाउन कर लीजिएगा। ये पहला केस। और दूसरा केस बच्चों, अगर दोनों प्लेन्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, दोनों भाई पहला प्लेन ये रहा आपके पास में और दूसरा प्लेन जो है बच्चों वो ऐसा रहा। अगर दोनों प्लेन्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, यदि ये दोनों तल एक दूसरे के परस्पर लंबवत हैं, बिल्कुल ऐसे रखे हुए हैं, तो उस स्थिति में क्या होगा, उस स्थिति में इनके जो नॉर्मल्स होंगे, भाई पहले प्लेन का नॉर्मल ऐसा होगा और दूसरे प्लेन का जो नॉर्मल होगा वो ऐसा होगा। और अगर दोनों प्लेन्स परपेंडिकुलर है तो ऑब्वियसली इनके जो नॉर्मल्स होंगे वो भी म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। और अगर वो परपेंडिकुलर होंगे तो थीटा 90, और थीटा 90 तो आपको पता है साहब cos 90 की वैल्यू होती है 0, और cos 90 की वैल्यू 0 मतलब ये जो पूरा एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू 0। और इसकी वैल्यू 0 कब होगी बच्चों, जब न्यूमरेटर 0 हो। भाई कोई भी रेशो 0 तब होता है जब उसका न्यूमरेटर क्या हो, 0। So if two planes are mutually perpendicular, then we can say A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 equals to 0, क्योंकि cos 90 0 मतलब ये रेशो 0 और ये रेशो 0 मतलब न्यूमरेटर हैज टू बी 0, डिनोमिनेटर कुछ भी हो चलेगा, ऑब्वियसली नॉन जीरो ही होगा डिनोमिनेटर तो 0 नहीं हो सकता। 0 अपॉन 0 डिफाइन नहीं होता ना। मैं यूं भी कह सकता हूं कि इन तीनों का सम करोगे तो वो 0 से बड़ा ही आएगा, तीनों का सम करोगे तो वो 0 से बड़ा आएगा, क्योंकि पॉजिटिव क्वांटिटीज को ऐड करो, पॉजिटिव क्वांटिटी को ऐड करने पर सम विल बी पॉजिटिव, सम विल बी नॉन जीरो। एनीवेज, तो ये जो है 0 आएगा। तो ये साहब, ये आपके पास में पैरेलल की कंडीशन और ये आपके पास में परपेंडिकुलर की कंडीशन नोट डाउन कर लीजिएगा बच्चों। ये तो हमने बात करी तब जब हम कार्टेशियन फॉर्म में बात कर रहे थे। अदरवाइज सपोज कीजिए अगर पहले प्लेन की इक्वेशन है r1 वेक्टर डॉट n1 वेक्टर प्लस d इक्वल्स टू 0 और दूसरा प्लेन जो है उसकी इक्वेशन है r वेक्टर डॉट n2 वेक्टर प्लस d डैश इज इक्वल्स टू 0। आपके पास में ये दो प्लेन्स है भाई, पहला प्लेन ये है और दूसरा प्लेन ये है। n1 वेक्टर क्या होगा, पहले वाले प्लेन पर जो नॉर्मल वेक्टर है वो, और n2 वेक्टर क्या होगा, दूसरे प्लेन पर जो नॉर्मल है वो। n1 वेक्टर इज द नॉर्मल टू द फर्स्ट प्लेन, n2 वेक्टर इज द नॉर्मल टू द सेकंड प्लेन। एंड आप बोल रहे हो दोनों के बीच में एंगल बताओ, तो दोनों के बीच में एंगल क्या होगा, जो इनके नॉर्मल्स के बीच एंगल होगा।
अभी हमने ये मैथमेटिकली प्रूव किया, ज्योमेट्रिकली हमने प्रूव किया, मैं यूं कहूं तो ज्यादा बेहतर होगा. सो आई एम इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग एंगल बिटवीन दीज टू प्लेन्स एंड इट इज एक्चुअली द एंगल बिटवीन नॉर्मल्स. सो व्हाट वी कैन से cos थीटा इज इक्वल टू, कोई भी दो वेक्टर्स के बीच में एंगल कैसे निकाल सकते हो? दो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालना इज नॉट अ बिग डील फॉर यू. इस तरीके से दोनों के बीच में आपके पास में एंगल आ जाएगा. cos थीटा इक्वल टू, भाई दो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालना तो क्या होगा? a डॉट b इक्वल टू मॉड a मॉड b cos थीटा, cos थीटा इक्वल टू a डॉट b अपॉन मॉड a मॉड b. इस तरीके से आ जाएगा. तो और अगर वो दोनों क्या रहे? पैरेलल रहे, तो पैरेलल रहेंगे तो उस स्थिति में क्या होगा? इन दो वन वेक्टर विल बी एक्सप्रेस्ड इन फॉर्म ऑफ अनदर वेक्टर. अगर ये दोनों पैरेलल हैं, अगर ये दोनों वेक्टर्स क्या है? एक दूसरे के पैरेलल, तो पैरेलल रहेंगे तो आपको पता है आप दो वेक्टर्स पैरेलल कब होते हैं? जब एक वेक्टर को आप दूसरे वेक्टर की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो. When you can express one vector in form of another vector, then only they are parallel to each other. तो n2 बराबर लेमडा n1 या n1 बराबर लेमडा n2 डिपेंड करेगा. और यूं कह सकता हूं मैं कि अगर किसी प्लेन r वेक्टर डॉट n वेक्टर प्लस d इक्वल्स टू 0 के मुझे पैरेलल प्लेन निकालना है, तो वो क्या होगा? r वेक्टर डॉट n वेक्टर प्लस d डैश इज इक्वल्स टू 0. क्यों ऐसा? इसलिए क्योंकि जब दोनों प्लेन्स एक दूसरे के पैरेलल होंगे तो पहले प्लेन पर जो नॉर्मल बनेगा वही दूसरे प्लेन पर भी बनेगा. भाई पहले प्लेन की इक्वेशन ये है, दूसरे प्लेन की इक्वेशन ये है, और अगर ये दोनों प्लेन्स एक दूसरे के क्या है बच्चों? पैरेलल, तो क्या होगा? पहले प्लेन पर जो नॉर्मल होगा दूसरे प्लेन पर भी माशाअल्लाह वही नॉर्मल होगा. तो देखिए पहले प्लेन पर n तो दूसरे प्लेन पर भी n, ये आपके पास आया. तो ये पैरेलल की कंडीशन हो गई. और अगर परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर होंगे तो क्या होगा? कोई दो वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर कब होते हैं? वो तब होते हैं जब उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है बच्चों? 0. सो इफ टू प्लेन्स आर पैरेलल टू वन अनदर, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, या फिर यूं कहा जाए कि वेक्टर फॉर्म में ये होगी. एंड व्हेन दे आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर, तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड होगी, वेक्टर फॉर्म में ये होगी. इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, समझ में भी मेरे ख्याल से आपको आ चुका होगा. मैं साइड में खड़ा हूं, कॉपी कर लीजिएगा. चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ सिंपल से सम्स से शुरुआत करते हैं. और हम तो कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं तो सिंपल से सम से शुरुआत करते हैं भैया. उसी में एक कॉन्फिडेंस भी बूस्टअप होता है और थोड़ा शायद इंटरेस्ट भी बना रहता है. चलिए हमें दे रखा है साहब 3x माइनस 4y प्लस 5z माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ये, और माइनस x प्लस 7y माइनस 2z प्लस 5 इक्वल टू 0. आई वॉन्ट टू फाइंड आउट एंगल बिटवीन दिस टू प्लेन. वीडियो को रोकिए और करिएगा फाइंड आउट एंगल बिटवीन दिस टू प्लेन्स. सिंपल. तो वो क्या होगा बच्चों? वो होगा cos थीटा इज इक्वल टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, और अपॉन में क्या? a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, और क्या बच्चों? a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर. भाई a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन अंडर द रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर. अब ये इसके बाद में आप लोग सॉल्व कर लेंगे, थीटा इक्वल टू cos इनवर्स करके निकाल देंगे. वो कोई बहुत बड़ा काम आपके लिए नहीं है, सिंपल तरीके से काम हो गया बच्चों. एक और सम कीजिएगा, फाइंड आउट एंगल बिटवीन फॉलोइंग टू प्लेन्स. डिटरमाइन एंगल बिटवीन फॉलोइंग टू प्लेन्स. तो पहला प्लेन आपको दे रखा है r वेक्टर डॉट 2i कैप माइनस 6j कैप प्लस 3k कैप प्लस 15 इज इक्वल टू 0, और दूसरा प्लेन आपको दे रखा है r वेक्टर डॉट 3i कैप प्लस 12j कैप माइनस 4k कैप माइनस 10 इज इक्वल टू 0. यू हैव टू फाइंड आउट एंगल बिटवीन दीज टू प्लेन. वीडियो को रोकिए और करिए. अभी देखिए, अभी cos थीटा बराबर क्या होगा? cos थीटा बराबर होगा n1 n2, तो ये n1 2i माइनस 6j प्लस 3k डॉट 3i प्लस 12j माइनस 4k. भाई एंगल कैसा निकालते हैं आप? cos थीटा इक्वल्स टू n1 n2, क्योंकि दोनों प्लेन्स के बीच में एंगल वही होगा जो इनके नॉर्मल्स के बीच में है. और ये होगा साहब 2 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर,
और यहां पर क्या होगा 3 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। और ये कोई बहुत बड़ा काम आपके लिए नहीं है। डॉट प्रोडक्ट का जहां तक सवाल है तो 2 3 6 12 6 12 6 72 होता है, 48 नहीं होता। और 3 चौके 12। और ये करेंगे तो मेरे ख्याल से 7 आएगा, और ये करेंगे तो आपको मेरे ख्याल से 13 मिलेगा। चेक कर लीजिएगा, अगर गलती हो तो आप उसको रेक्टिफाई जरूर कर लीजिएगा। अगला सम मैं आपको दे रहा हूं, पर पहले ये जरूर आप कॉपी कर लीजिएगा। फाइंड आउट अ प्लेन, find out a plane which is parallel to the following plane. Find out a plane which is parallel to following plane 5x minus 2y plus 8z minus 3 equals to 0. Find out a plane which is parallel to this plane and is passing through point 7 1 3 और जो इस बिंदु से गुजरता है। वीडियो को रोकिए और करिए। पहले आपको वो प्लेन बताना है जो इसके पैरेलल और इस पॉइंट से पास हो रहा है। तो इसके पैरेलल प्लेन क्या होगा? इसके पैरेलल प्लेन होगा कुछ ऐसा, ये लीजिए भाई, आपको वो प्लेन बताना है जो इसके पैरेलल है। तो इसके पैरेलल क्या होगा? वो कुछ ऐसा होगा। आपने देखा अगर दो प्लेन एक दूसरे के पैरेलल होते हैं तो उनके डायरेक्शन, उनके नॉर्मल का डायरेक्शन रेशोज का रेशो सेम होता है। तो a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। और वो प्लेन कहां से पास हो रहा है बच्चों? 7,1,3 से। कहां से? 7,1,3 से। तो अब अगर चूंकि वो उससे पास हो रहा है, सिंस इट पासेस थ्रू 7,1,3, तो अब चूंकि वो उससे पास हो रहा है इसलिए नेचुरल सी बात है उसको सेटिस्फाई करेगा। भाई जो भी कोई पॉइंट प्लेन पर लाई कर रहा है वो उसको सेटिस्फाई करेगा ही ना। तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 5 × 7 - 2 × 1 + 8 × 3 + d = 0। अब इससे आपके पास में d की वैल्यू आ जाएगी बच्चों, d की वैल्यू आ जाएगी 8 × 24 और 5 × 7 = 35 और ये 24 मतलब 22। तो 35 और 22 57 होते हैं। तो d की वैल्यू हो जाएगी बच्चों -57 दैट यू फीड ओवर हियर, सो दैट यू गेट 5x - 2y + 8z - 57 = 0। एक और प्रॉब्लम कर लेते हैं। चलिए, डिटरमाइन इक्वेशन ऑफ ए प्लेन which is perpendicular to, which is parallel to this plane, which is parallel to this plane, जो इस प्लेन के पैरेलल है, लिख लीजिएगा। and passes through point -i + 2j - 3k and passes through a point whose position vector is this। वीडियो को रोक करके कीजिए। अब क्या होगा? जो इसके पैरेलल होगा, जो प्लेन इसके पैरेलल होगा उस पर नॉर्मल वही होगा जो इस प्लेन पर नॉर्मल है। तो इस पर नॉर्मल कौन है? इस पर नॉर्मल है i + j + 5k। और आपको क्या करना होगा? केवल कांस्टेंट को चेंज करना है। ये कुछ हो जाएगा भाई इसके पैरेलल, तो जो नॉर्मल पहले प्लेन पर वही नॉर्मल अननोन प्लेन पर। और वो किससे पास हो रहा है? इससे पास हो रहा है। तो इससे पास हो रहा है तो वो इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। बड़ा सिंपल सा काम है, वही का वही है, मैं वही का वही काम कर रहा हूं। बस ये था कि पिछली बार कार्टेशियन फॉर्म में काम करा और अब मैं इसी को वेक्टर फॉर्म में कर रहा हूं। ये लीजिए साहब। अब आप क्या करेंगे? इनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा -1 2 1 2 3 5 15 + d = 0। और इससे d की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आएगी साहब? 16 में से 2 गए तो 14 होगा और d की वैल्यू 14 यहां पर रख दीजिएगा, सो दैट यू गेट r वेक्टर डॉट i + j + 5k + 14 = 0। so this is what? nothing but the equation of plane which you were actually interested in finding। चलिए हम लोग अगला सम करते हैं। फाइंड आउट equation of a plane, find out equation of a plane which passes through following points -1 0 3 and 2 1 4। find out equation of a plane which is passing through following 2 points and perpendicular to given plane, perpendicular to गिवन प्लेन। चलिए वीडियो को रोकिएगा और करिएगा। मुझे एक ऐसा प्लेन बताना है जो इन दोनों पॉइंट से पास हो रहा है और इस प्लेन के क्या है बच्चों? परपेंडिकुलर। क्या करेंगे? पहले हम मान लेते हैं लेट इक्वेशन ऑफ प्लेन
इज, माना क्या, प्लेन की इक्वेशन क्या सपोज करी, a इंटू एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी इंटू वाई माइनस वाई वन प्लस सी इंटू जेड माइनस जेड वन इज इक्वल टू 0। ये हमने मान लिया। वेर एबीसी आर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन, ए बी और सी इस प्लेन पर नॉर्मल के अभिलंब के दिग अनुपात और x1 y1 z1 इस प्लेन पर ही स्थित कोई पॉइंट है। ये है साहब। अब ये प्लेन किस पर है, ये पॉइंट इस पर लाई कर रहा है, तो चलिए साहब इसको रख देते हैं हम, और ये हमने रख दिया। ठीक है साहब, ये हमने रख दिया। चूंकि प्लेन किससे पास हो रहा था, -1,0,3 से, तो -1,0,3 रख दिया, और ये आपके पास में ये आ गया बच्चों, ये प्लेन आ गया। अब वो प्लेन कहां से पास हो रहा है, ये जो आपको 2, 1, 4 दिखाई दे रहा है वो इस प्लेन पे लाई कर रहा है। सिंस 2, 1, 4 लाइज ऑन प्लेन, भाई प्लेन इन दोनों पॉइंट से पास हो रहा है, मतलब ये पॉइंट भी प्लेन पे लाई कर रहा है, और अगर ये पॉइंट प्लेन पे लाई कर रहा है मतलब ये प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो अगर ये प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो ये लीजिए जरा, मैंने रख दिया यहां पर, मैंने इसे रख दिया, ये रहा। अब ये क्या आएगा आपके पास में, 3a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। चूंकि वो पॉइंट 2, 1, 4 उस पर लाई कर रहा था, इसलिए उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सो यू हैव गॉट एन इक्वेशन इन ए बी एंड सी। ये तो पहली बात हो गई, लेकिन एक और बात भी तो आपको दे रखी है कि वो जो प्लेन है वो प्लेन इसके भी परपेंडिकुलर है। भाई पहली बात तो प्लेन इन दो पॉइंट से पास हो रहा है, वो आपने कर लिया, और दूसरी बात क्या बोलिए, वो प्लेन इस प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर। अब अगर वो इसके परपेंडिकुलर है तो क्या होगा भाई, अगर दोनों प्लेन्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो उनके नॉर्मल्स भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, और पहले प्लेन पर जो नॉर्मल है उसके डायरेक्शन रेशियोज हैं एबीसी। पहले प्लेन पर जो नॉर्मल है उसके डायरेक्शन रेशियोज हैं एबीसी, और दूसरे प्लेन पर जो नॉर्मल है उसके डायरेक्शन रेशियोज क्या है, 3, -4, 8। सिंस this plane is perpendicular to given plane, चूंकि ये प्लेन गिवन प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो इस प्लेन पर नॉर्मल के जो डीआरएस होंगे बच्चों वो गिवन प्लेन पे भी नॉर्मल के डीआरएस के बराबर होंगे, सॉरी बराबर नहीं होंगे, क्योंकि वो उसके परपेंडिकुलर है। इसलिए इसके नॉर्मल के डीआरएस थे एबीसी और उसके नॉर्मल के डीआरएस है ये, तो ये क्या होगा, 3a -4b प्लस 8c इज इक्वल टू 0। ये लीजिए भाई, पहले प्लेन पे नॉर्मल के डीआरएस थे एबीसी और दूसरे प्लेन पे नॉर्मल के डीआरएस है ये, और जब दो प्लेन एक दूसरे के परपेंडिकुलर तो उसकी शर्त क्या होती है, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर क्या, 0। ये आ गया। सो नाउ यू हैव गॉट 2 इक्वेशंस इन एबीसी। आपके पास में एबीसी में 2 इक्वेशंस हैं, 3a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0 एक, और दूसरी क्या, 3a -4b प्लस 8c इज इक्वल टू 0। ये आपके पास आया। और अब आप क्या करेंगे, a अपॉन इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये हो गया जनाब 8 और ये हो गया जनाब 4, और फिर माइनस b, और ये 3 8 24 और 3 एकम 3, और इज इक्वल टू c अपॉन 3 4 -12 और 3 1 3। ये आ गया भाई। a अपॉन क्या, इन दोनों का मल्टीप्लाई 8 प्लस 4, b अपॉन क्या बच्चों, इन दोनों का मल्टीप्लाई 24 -3, और c अपॉन क्या बच्चों, ये -12 और ये -3, और इज इक्वल टू लेमडा, सो दैट यू गेट a इक्वल टू बच्चों 12 लेमडा, b इक्वल टू बच्चों -21 लेमडा, और c इक्वल टू कितना बच्चों, -15 लेमडा। भाई a बराबर ये आ गया, b बराबर ये आ गया, c बराबर ये आ गया। सो नाउ यू हैव गॉट द वैल्यूज ऑफ a, b एंड c, दैट इज द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन, so that we can feed the values of a, b and c here। तो जब मैं यहां रखूंगा तो ये 12 लेमडा इंटू कितना बच्चों, x प्लस 1, फिर ये कितना -21 लेमडा इंटू y प्लस c कितना -15 लेमडा इंटू कितना बच्चों, z -3 इज इक्वल टू 0। अब इन सब में से आपको 3 लेमडा कॉमन निकल जाएगा, तो 3 लेमडा कॉमन निकल जाएगा तो यहां पर ये आ जाएगा, यहां से 3 लेमडा कॉमन निकालेंगे तो यहां से ये आ जाएगा, और यहां से 3 लेमडा कॉमन निकालेंगे तो यहां से ये आ जाएगा, और इसके बाद में मैं 4 इंटू एक्स कर दूंगा, 4 प्लस 4 -7y -5z और 5 3 15। तो ये आपके पास में क्या आ गया बच्चों, ये आ गया 4x
-7y -5z, और ये 4 और 15 19 होते हैं। और अगर कैलकुलेशन में कोई गलती हो जाए, कोई मिस्टेक हो जाए, तो फिर वही बात बच्चों, भूल चूक लेनी देनी मुआफ कीजिएगा। अंडर इसे कॉपी कर लीजिए। पहली बात तो होप आपको समझ में आई है। मैं एक बार फिर से बोल देता हूं बच्चों। पहली बात तो ये कि आपको जो प्लेन दे रखा है, आपको ये दे रखा है कि भैया ब्ला ब्ला 2 पॉइंट से पास हो रहा है और इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो हम क्या करेंगे? हम एक सिंपल सा काम ये करेंगे कि प्लेन की इक्वेशन सपोज कर ली, वो चूंकि इससे पास हो रहा है इसलिए x1 y1 z1 की जगह ये पॉइंट रख दिया, और चूंकि वो इस पॉइंट से भी पास हो रहा है इसलिए वो सेटिस्फाई करेगा, तो एक इक्वेशन ये बनी। और दूसरी बात ये कि बच्चों वो जो प्लेन आपको जो निकालना है वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, और अगर ये परपेंडिकुलर है तो फिर a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0 होगा। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया है। एक सम हम प्रैक्टिस के तौर पे और कर लेते हैं। फाइंड आउट इक्वेशन ऑफ ए प्लेन, फाइंड आउट इक्वेशन ऑफ ए प्लेन विच इज परपेंडिकुलर टू फॉलोइंग गिवन प्लेन, विच इज परपेंडिकुलर टू फॉलोइंग गिवन प्लेन। ये रहा वो प्लेन एंड पासेस थ्रू पॉइंट्स -i plus 2j minus 5k and 7i plus 9j minus 3k। आपको दे रखा है बच्चों, हमें एक ऐसे प्लेन की इक्वेशन बतानी है जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है और इन दोनों पॉइंट से पास हो रहा है। वीडियो को रोकिए और करिए। तो हम यहां पर क्या कर सकते हैं, हम चाहें तो कार्टेशियन फॉर्म में भी काम कर सकते हैं, जैसा कि अभी हमने किया। भाई पहले हम कार्टेशियन फॉर्म में निकाल दें और कार्टेशियन फॉर्म में निकाल देने के बाद में फिर वेक्टर फॉर्म में करें। चलो वही करते हैं। आपको जो प्लेन दे रखा है तो उस प्लेन की इक्वेशन को, भाई ये आर वेक्टर क्या होता है? प्लेन पर किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। तो अगर वो पॉइंट अपन ने मान लिया एक्स वाई जेड, तो आर की जगह क्या लिख देंगे आप? एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ये हो जाएगा। और ये 2i प्लस 3j माइनस 5k प्लस 10 इक्वल्स टू 0, ये हो जाएगा। और इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे तो i का i से मल्टीप्लाई, y का y से, j का j से मल्टीप्लाई और k का k से मल्टीप्लाई, ये। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द प्लेन। ये तो गिवन प्लेन की इक्वेशन आई ना, ये गिवन प्लेन की इक्वेशन आ गई आपके पास। और वो जो दोनों पॉइंट्स हैं, वो दोनों पॉइंट्स क्या बनेंगे? भाई पहला पॉइंट बनेगा आपके पास में -1, 2, -5, और दूसरा पॉइंट क्या बनेगा बच्चों? 7, 9, -3। तो ये बन गया। अब वो प्लेन आपको ऐसा प्लेन बताना है जिसमें ये दोनों पॉइंट्स और जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। सो फिर वही बात, लेट मी सपोज द इक्वेशन ऑफ प्लेन इज a इंटू x माइनस x1 प्लस b इंटू y माइनस y1 प्लस c इंटू z माइनस z1 इज इक्वल टू 0। माना कि प्लेन की इक्वेशन ये, और x1 y1 z1 प्लेन पे कोई पॉइंट होता है, जैसे यहां पर है -1, 2, -5, तो ये और ये बच्चों आपके पास में ये हो जाएगा, और z प्लस 5 इक्वल टू 0, ये आपके पास आ गया। भाई x1 की जगह आपने -1 रखा, y1 की जगह आपने 2 रखा, z1 की जगह आपने 5 रखा, ये आया। और चूंकि वो प्लेन कहां से पास हो रहा है बच्चों? 7, 9, -3 से, तो ये भी उसको क्या बोलते हैं? सेटिस्फाई करेगा, संतुष्ट करेगा। तो a यहां पर आ जाएगा 7 + 1, b क्या 9 -2 और c -3 + 5 इज इक्वल टू 0। अब आप इसको देखिए तो ये क्या बन गया बच्चों? 8a + 7b + 2c इज इक्वल टू 0। सो दिस इज वन थिंग विच यू हैव गॉट। आपको पहली चीज तो ये मिल गई, एबीसी में कि क्वेश्चन कैलकुलेशन मेरे सही हो, ये आपको वेरीफाई करना है। और दूसरी बात ये कि बच्चों वो जो प्लेन आपको बताना है वो प्लेन इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। आपने जो प्लेन एज्यूम किया है उस पर नॉर्मल का डीआरएस आपने माने हैं एबीसी, और जो प्लेन आपको गिवन है उस पर नॉर्मल का डीआरएस है 2, 3 और -5। तो 2a + 3b - 5c इज इक्वल टू 0, ये आपके पास रहा। अब आप इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करो तो a अपॉन इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 3 = 35 और 3 × 2 = 6। फिर आपने -b अपॉन इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 8 = 40 और फिर 2 दूनी 4, और ये c अपॉन इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 8 × 3 = 24 और 2 × 7 = 14। यही आएगा मेरे ख्याल से। 5 × 7 = 35 और ये 2 × 3 = 6। -b अपॉन कितना बच्चों? ये 40 और ये -4, और c अपॉन कितना? 8 × 3 = 24 और 2 × 7 = 14 और इज इक्वल टू लेमडा।
मान लेते हैं। और इस तरीके से ए की वैल्यू आपको मिल जाएगी -41 लेमडा, बी की वैल्यू आपको मिल जाएगी 44 लेमडा और सी की वैल्यू आपको मिल जाएगी 10 लेमडा। नाउ यू हैव टू फीड ऑल दीज वैल्यूज हियर। आपको ये सभी वैल्यूज जो है वो यहां रखनी होंगी, ए बी सी की वैल्यूज आप यहां रख देंगे तो आपको क्या मिलेगा बच्चों, -41 लेमडा इंटू कितना x+1, फिर ये कितना 44 लेमडा y-2 और फिर कितना 10 लेमडा और कितना z+5। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा मैंने क्या करा, ए की वैल्यू रख दी -41 लेमडा, बी की वैल्यू 44 लेमडा और सी की वैल्यू 10 लेमडा, यही है। और x+1 था, y-2 था और z+5 था। इसमें से लेमडा कॉमन निकाल के कैंसिल हो जाएगा, -41x -41, 44y -88 और 10z +50। और ये लीजिए साहब आपके पास में आ चुका है ये -41x + 44y + 10z। और उसके बाद में आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, इन दोनों का सम हो जाएगा 129 हो जाएगा। यस 129 में से 50 जाएंगे तो मेरे ख्याल से -79 आता है। वेरीफाई कर लीजिएगा क्या मेरा की गई सारी गणनाएं सही है गलत है, वो आपको वेरीफाई करना। तो हमने एक कार्टेशियन फॉर्म में कर लिया, जस्ट प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको एक दूसरा सम करा दिया। अमूमन मैं एक ही तरह की दूसरी प्रॉब्लम करने में मुझे थोड़ी सी बोरियत होती है, पर मैं यहां पर खुद के लिए नहीं खड़ा हूं, आप लोगों के लिए खड़ा हूं। हो सकता है आप में से भी कई लोगों के साथ में स्थिति हो। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट एंड दिस इज द मैथमेटिक्स। जब मैन परफेक्ट हो सकता है तो मैथमेटिक्स तो क्या कैसे नहीं होगा। एनीवेज, तो ये आपके पास में आया। अदरवाइज हम इसे वेक्टर फॉर्म में भी कर सकते थे। भाई माना कि जो प्लेन मुझे निकालना है वो मैंने माना, लेट मी सपोज द इक्वेशन ऑफ प्लेन इज दिस। माना प्लेन की इक्वेशन ये r वेक्टर डॉट n वेक्टर प्लस d इक्वल्स टू 0। तो ये पहली बात होगी, ये मान लिया। और यहां पर मैं n वेक्टर बराबर मान लेता हूं ai कैप प्लस bj कैप प्लस ck कैप। पहले तो आपने माना, आप ये लिख दीजिए लेट मी सपोज द इक्वेशन ऑफ प्लेन इज दिस। जो मुझे निकालना है वो मैंने ये मान लिया और n वेक्टर बराबर ये मान लिया। अब वो प्लेन कहां से पास हो रहा है, वो प्लेन इस पॉइंट से पास हो रहा है। अब इस पॉइंट से पास हो रहा है तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा, तो -i + 2j - 5k ये इसको सेटिस्फाई करेगा। डॉट ai कैप प्लस bj कैप प्लस ck कैप और प्लस कितना ये प्लस d इक्वल्स टू 0। तो ये आपके पास में आ गया। भाई मैंने माना चूंकि मुझे ये कहा है ना उन्होंने कि प्लेन इस पॉइंट से पास हो रहा है, इसलिए पॉइंट उसको सेटिस्फाई करेगा। तो एक इक्वेशन ये बनी। इससे क्या इक्वेशन बनकर आई आपके पास में, -a + 2b - 5c + d इक्वल्स टू 0। ये पहली इक्वेशन। और वो प्लेन इस पॉइंट से भी पास हो रहा है, इसलिए ये पॉइंट भी उसको सेटिस्फाई करेगा। 7i + 9j - 3k ये रहा। डॉट n वेक्टर, और n वेक्टर क्या है बच्चों, ai कैप प्लस bj कैप प्लस ck कैप प्लस d इक्वल्स टू 0 ये रहा। और इससे क्या आएगा बच्चों, 7a + 9b - 3c + d इक्वल्स टू 0। ये सेकंड इक्वेशन ये आई आपके पास में। अब आप एक काम और कर लीजिए, इसी के साथ साथ ये आपके पास में आई तो आप सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर दीजिए। सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को, क्योंकि आपके पास में वेरिएबल्स यहाँ पर 4 हैं और अभी आपने इक्वेशन में 2 बनाई है, इसमें से जब इसको माइनस करेंगे तो d से d क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसल। और 7 + 1 8 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस। और 9b में से 2b जाएंगे तो बच्चों बचेगा 7b और -3c - 5c माइनस माइनस प्लस, तो 2c इज इक्वल टू 0। सो ये आपके पास में इक्वेशन नंबर 3 आई और ये मेरे ख्याल से बिल्कुल वही होगी जो यहां बनी थी। चेक कर लीजिए, ये आपके पास है। और दूसरी बात, भाई प्लेन मैंने माना ये और n वेक्टर को मैंने सपोज भी कर लिया ये, उससे हमारे पास ये हो गया। अब अगली बात क्या बोली है कि वो जो प्लेन है वो क्या कर रहा है, वो साहब गिवन प्लेन मतलब इसके परपेंडिकुलर है। अब अगर दोनों प्लेन्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो ऑब्वियस सी बात है उन दोनों प्लेन्स पर जो नॉर्मल्स होंगे वो भी आपस में परपेंडिकुलर होंगे। अगर ये दोनों प्लेन्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो इन पर जो नॉर्मल्स होंगे वो भी क्या होंगे, एक दूसरे के
परपेंडिकुलर होंगे। अब पहले प्लेन पर जो नॉर्मल वेक्टर है वो ये है और दूसरे प्लेन पर जो नॉर्मल वेक्टर है वो रहा, तो ये परपेंडिकुलर होंगे तो क्या होगा, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज सेकंड इक्वेशन। ये सेकंड इक्वेशन, सेकंड तो ऑलरेडी हो चुकी थी, तो ये फोर्थ इक्वेशन बनकर आएगी। फिर आप वही घिसी पिटी सी बात करेंगे, ये थर्ड इक्वेशन और फोर्थ इक्वेशन, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, एबीसी की वैल्यू निकालेंगे और वो एबीसी की वैल्यू जो आ जाएगी वो यहां रख देंगे एन वेक्टर की जगह पर। तो निश्चित रूप से जो आपके पास में और एबीसी की वैल्यू यहां से आ जाएगी और एबीसी की वैल्यू निकाल देने के बाद आपके पास ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया। पहले तो थर्ड और फोर्थ को सॉल्व करेंगे, एबीसी आएगा और एबीसी आ जाने के बाद में आप उसको दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में रखेंगे, या तो फर्स्ट इक्वेशन में या सेकंड इक्वेशन में, उससे डी आ जाएगा। आप इसको चेक कर लीजिएगा, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू वही आएगी। वही ए की वैल्यू कितनी आई थी, -41 लेमडा, बी की वैल्यू 44 लेमडा और सी की वैल्यू 10 लेमडा। तो ये जो वैल्यू आएगी इसको आप इक्वेशन फर्स्ट में या इक्वेशन सेकंड में रख दीजिए, उससे आपके पास में डी आ जाएगा। तो डी आ गया, एन वेक्टर आ गया। एन वेक्टर कैसे आ गया, क्योंकि आपके पास में ए है, बी है, सी है, मतलब ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप है, तो हो ही जाएगा ये काम। कॉपी कर लीजिएगा। मेरे ख्याल से वीडियो को रोक करके आप लोगों ने खुद ने कर भी लिया होगा सम। अगला सम मैं आपको बता रहा हूं बच्चों, डिटरमाइन इक्वेशन ऑफ ए प्लेन, डिटरमाइन इक्वेशन ऑफ ए प्लेन विच इज पासिंग थ्रू पॉइंट -1 to -5. Determine equation of a plane which is passing through this point and is perpendicular to 3x minus 4y plus 2z minus 11 equals to 0, which is perpendicular to this plane, and x plus 2y minus 8z plus 15 equals to 0। भाई आपको वो प्लेन बताना है, आपको वो प्लेन बताना है जो इस पॉइंट से पास हो रहा है और इन दोनों प्लेन्स के क्या है बच्चों, परपेंडिकुलर। तो क्या करेंगे, पहले तो वीडियो को रोकिए और खुद से करिए। भाई आपको वो प्लेन बताना है जो गिवन प्लेन, जो गिवन दोनों प्लेन्स के परपेंडिकुलर है और गिवन पॉइंट से पास हो रहा है। बड़ा सिंपल सा काम होता है बच्चों। 3D ज्योमेट्री की जब मैं बात करता हूं तो वही मोनोटोनस एक जैसे क्वेश्चन चलते हैं, कोई बहुत ज्यादा जटिलताएं या बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज इसमें नहीं होती हैं। तो चलिए साहब, माना कि प्लेन की इक्वेशन जो है वो है a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस b इंटू वाई माइनस y1 plus c into z minus z1 is equals to 0. Let me suppose equation of plane is given by this expression. मान लिया और वो इससे पास हो रहा है, तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। तो x प्लस 1 प्लस b y माइनस 2 प्लस c z प्लस 5 इज इक्वल टू 0। भाई x1 y1 z1 क्या होता है, x1 y1 z1 जो है वो प्लेन पर ही कोई पॉइंट होता है। तो प्लेन पर यहां पर जो पॉइंट है वो क्या है, -1, -2, -5 है, तो वो ये हो गया। अब वो प्लेन इसके परपेंडिकुलर है। अब पहले जो आपने जो प्लेन जो निकालना है उस पर नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज आपने क्या सपोज करे हैं, ABC, और इस प्लेन पर नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज क्या है ये, तो ये क्या होगा, A1 A2 B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू 0। A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0 और यहां A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू 0। A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0। ये आपके पास आया। अब यहां से A अपॉन इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए, 4 8 32। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा मैंने क्या करा यहां पर। तो A अपॉन इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई, फिर माइनस b अपॉन 3 8 24 और 2 एकम 2 और c अपॉन 3 दूना 6 प्लस 4, ये कुछ आ गया। भाई a अपॉन क्या हो गया, इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई, माइनस b अपॉन क्या, इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई, और c अपॉन क्या, इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई। अब यहां से a बराबर क्या आएगा, 28 लेमडा, b बराबर क्या आएगा बच्चों,
26 लेमडा और c बराबर क्या आएगा 10 लेमडा। सो व्हाट वैल्यूज ऑफ a b एंड c यू हैव फाउंड हैव टू बी सब्सटीट्यूटेड हियर, और उसमें से भी 2 लेमडा कॉमन निकल आएगा, तो यहां बचेगा 14 x प्लस 1, फिर 13 y माइनस 2, फिर 5 z प्लस 5। अब उसके बाद में आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो कोई एक पॉइंट से पास होने वाला प्लेन आपके पास में हो, दो प्लेन्स के परपेंडिकुलर प्लेन है, तो वो कैसे काम करेंगे वो भी मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। तो ये जो है बच्चों, आपको बेसिकली किसी प्लेन की इक्वेशन अगर निकालनी है तो आपको एक सिंपल सा लॉजिक चाहिए होता है कि आपको प्लेन पे कोई पॉइंट चाहिए और प्लेन पे नॉर्मल के डीआरएस चाहिए, इसी से आपका काम होता है। एक और सम कर लेते हैं हम, चलिए। फाइंड आउट equation of a plane which passes through point 2, 1, 3 and या फिर एक काम करते चलिए वेक्टर फॉर्म में कर लेते हैं इस बार। फाइंड इक्वेशन ऑफ ए प्लेन विच पासेस थ्रू पॉइंट 2i प्लस j कैप प्लस 3k कैप एंड इज परपेंडिकुलर टू r वेक्टर डॉट i वेक्टर माइनस जे वेक्टर प्लस के वेक्टर प्लस 21 इक्वल्स टू 0 एंड आर वेक्टर डॉट 3i माइनस 5j प्लस 9k माइनस 37 इज इक्वल टू 0। मुझे एक ऐसा प्लेन बताना बच्चों जो इस पॉइंट से पास हो रहा है और इन दोनों प्लेन्स के परपेंडिकुलर है। तो आप चाहें तो पहले इनको कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करके भी कर सकते हैं जैसा मैंने करा, और मेरी आपको सलाह रहेगी कि आप कार्टेशियन फॉर्म में भी जरूर कीजिएगा, प्रैक्टिस थोड़ी सी अच्छी हो जाएगी। और दूसरी बात क्या बोली उन्होंने, या तो हम उससे करेंगे या फिर वेक्टर फॉर्म में करेंगे। सो लेट मी सपोज, लेट इक्वेशन ऑफ प्लेन इज r वेक्टर डॉट n वेक्टर प्लस d इक्वल्स टू 0। माना कि प्लेन की इक्वेशन ये मैंने सपोज कर लिया, पहली बात तो मैंने ये सपोज कर ली, और मैंने यहां पर n बराबर क्या सपोज कर लिया, n बराबर मैंने सपोज कर लिया ai प्लस bj प्लस ck कैप, ai कैप प्लस bj कैप प्लस ck कैप। अब क्या होगा भाई, वो प्लेन इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो अगर ये परपेंडिकुलर है तो आपको पता है दो प्लेन्स अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तो दोनों के जो नॉर्मल्स होते हैं वो भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर ही होते हैं। अब पहले प्लेन पे नॉर्मल जो वेक्टर जो है वो ये है और दूसरे प्लेन पे जो नॉर्मल वेक्टर है वो ये है, तो क्या होगा a1 a2 b1 b2 c1 c2 इज इक्वल टू 0। और यहां पर क्या होगा बच्चों, a1 a2 प्लस b1 b2 और प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0। a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। अब इन दोनों को सॉल्व करिए और निकालिए a की वैल्यू कितना, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे -5, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 9, क्योंकि ये माइनस का और ये +5, और फिर माइनस b अपॉन इन दोनों का मल्टीप्लाई 9 और ये 3, और फिर c अपॉन क्या बच्चों, c अपॉन जो होगा वो इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा -5 और इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा +3 इज इक्वल टू लेमडा। और इस तरीके से a बराबर आएगा बच्चों -4 लेमडा, b की वैल्यू आएगी बच्चों -6 लेमडा और c की वैल्यू आएगी बच्चों -2 लेमडा। सो a की वैल्यू -4 लेमडा, b की वैल्यू 6 लेमडा और c की वैल्यू -2 लेमडा। और ये जो a b c की वैल्यू आई है इससे आपके पास में n वेक्टर आ जाएगा। और साथ में क्या बोला है आपसे, यहां पर मतलब n वेक्टर अगर इससे निकाला जाए तो n वेक्टर क्या होगा, n वेक्टर होगा ai कैप, ai कैप और a की वैल्यू कितनी -4 लेमडा, तो -4 लेमडा आई कैप, -6 लेमडा जे कैप, एक सेकेंड, -6 लेमडा जे कैप, -2 लेमडा के कैप, ये आ गया। और सब माइनस के ही आ रहे हैं, हाँ भैया सब माइनस के ही आ रहे हैं। और इन तीनों में से मैंने -2 लेमडा कॉमन निकाल दिया, तो 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस के कैप। ये आपके पास में किसकी वैल्यू आ गई, n वेक्टर की। अभी और साथ में क्या बोला है तुमसे, अभी हमसे बोला है कि वो इससे भी पास हो रहा है, तो अगर इससे पास हो रहा है तो वो इसको सेटिस्फाई भी करेगा। भाई इससे पास हो रहा तो क्या करेगा, वो इसको सेटिस्फाई। तो चलिए सेटिस्फाई कराने जाते हैं। जब सेटिस्फाई कराने जाएंगे तो आर वेक्टर की जगह रखेंगे ये पॉइंट, लिखना पड़ेगा सिंस दैट पॉइंट लाइज ओवर द प्लेन।
तो वो इट विल सेटिस्फाई द इक्वेशन। ये लीजिए आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर, और डॉट एन वेक्टर की जहां तक सवाल है तो वो ये है, एन वेक्टर क्या है, एन वेक्टर ये है, और मैं ये लिख देता हूं, चलिए एन वेक्टर माइनस 2 लेमडा, और ये क्या होगा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप, ये प्लस d इक्वल्स टू 0। ये लीजिए साहब, भाई आपको लिखना पड़ेगा यहां पर कि चूंकि वो पॉइंट इस प्लेन पे लाई कर रहा है इसलिए उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो ये रहा आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर, और एन वेक्टर की जगह पे ये रख दिया, और माइनस 2 लेमडा तो बाहर है ही सही। अब ये 2 2s are 4 और 3 1s are 3 और 3 1s are फिर से 3। भाई अगर कोई कैलकुलेशन में गलती हो तो वो आप संभालिएगा, मैं आपको पहले भी बोल चुका हूं। और यहां से d की वैल्यू आप निकालेंगे 3 3 6 और 4 10 और 2 9 20, और माइनस उधर जाकर प्लस हो जाएगा, सो दैट आई गेट द वैल्यू ऑफ d एज 20 लेमडा। d की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 20 लेमडा। तो आपके पास में a b और c की वैल्यू है, और आपके पास में किसकी वैल्यू है बच्चों d की वैल्यू है। तो रखिए यहां कर लेता हूं, चलिए मैं इसे मिटा दे रहा हूं, और आर वेक्टर ये रहा डॉट एन वेक्टर, और एन वेक्टर का जहां तक सवाल है तो वो क्या है बच्चों -2 लेमडा, -2 लेमडा, और फिर क्या होगा ये 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप, आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर हो गया, प्लस d, और जहां तक d का सवाल है वो आप देख सकते हैं बच्चों वो है 20 लेमडा इज इक्वल टू 0। और आप अगर इन दोनों में से देखें तो 2 लेमडा कॉमन निकल रहा है, 2 लेमडा जब कॉमन निकल जाएगा तो वो होगा आर वेक्टर डॉट 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप, और 2 लेमडा कॉमन निकालेंगे तो यहां -10 आएगा। एक्चुअली मैंने 2 लेमडा नहीं, मैं यूं कहूं कि मैंने इस पूरे में से -2 लेमडा कॉमन निकाला है। मैंने क्या कॉमन निकाला है -2 लेमडा। तो जब -2 लेमडा कॉमन निकाल दूंगा तो यह वाला माइनस वाला तो प्लस हो जाएगा, प्लस वाला क्या हो जाएगा माइनस। तो मैंने यहां जो ये काम करा वो मैंने वेक्टर फॉर्म में करा, और मैंने आपसे कहा भी थोड़ी देर पहले कि मैंने जरूर वेक्टर फॉर्म में करा, बट आपको कार्टेशियन फॉर्म वाली भी प्रैक्टिस रखना चाहिए और वेक्टर फॉर्म वाली भी रखना चाहिए।